बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करने लगे हैं जी पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही जो हमारी एक सीरीज़ थी पॉलिटिकल सिस्टम्स की, उसी में आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप इसे कहें, या फिर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया आप इसे कह लें। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है वो बात कर चुके हैं यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम की, यूके की, जर्मनी की, फ्रांस की, टर्की की और ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर चुके हैं। तो आज हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड को, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उसके बाद द वाइस प्रेसिडेंट की, और फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, द पार्लियामेंट की बात करेंगे, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की बात करेंगे, और जुडिशरी की बात करेंगे, पंचायत की बात करेंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ उनकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर बात की जाए पॉलिटिकल हिस्ट्री की या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की, तो उसमें देखिए अब तक हमने जितने भी कंट्रीज़ जो है डिस्कस किए तो उनकी हमने साथ में हिस्ट्री जो है वो डिस्कस की है ब्रीफली, यानी मुख्तसरन थोड़ी थोड़ी उनकी जो तारीख़ है वो देखिए, ताकि हमें ये समझ आए कि भाई एक्चुअली में वो मुल्क वहाँ तक कैसे पहुँचा। क्योंकि जब हमें ये समझ आएगी कि वो मुल्क जो है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो अपनी उस हालत के अंदर कब और कैसे पहुँचा, उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसने आइन जो है वो किन पैरामीटर्स के अंदर बनाया ताकि हमें समझ आए। अब क्योंकि इंडिया ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इंडिया या पाकिस्तान जो है अब दोनों की हिस्ट्री कॉमन रही है, तो इस वजह से इसकी हिस्ट्री जो है वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी जो है आप हिस्ट्री के पोर्शन में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये है कि 1947 के अंदर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों को जो है वो आज़ादी मिली ब्रिटिश राज से, और उसके बाद जो है दोनों ने ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में सोचा। क्योंकि जिस टाइम पर बात की जाए अगर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम पर जो इंडियन एक्ट था 1935 का, जो कि बहुत ही एक लंबे प्रोसीजर के बाद जो है वो बना था, तो उसको जो है वो लागू किया गया था कुछ चेंजेस के साथ। तो उस टाइम पे तो गवर्नर जनरल सिस्टम था। ठीक है, और इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे जी लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी वायसराय भी थे, और पाकिस्तान के जो है वो कायदे आज़म थे। तो इस तरह से जो है उसके बाद फिर आइन का एक प्रोसेस पूरे का पूरा स्टार्ट हुआ, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिले रहा, और हमने देखा पाकिस्तान में जो है वो 1956 के अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो है 1950 के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। तो इस तरह से जो इनकी हिस्ट्री है अगर बात की जाए तो वो कॉमन रही, इसलिए हिस्ट्री को यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, तो डायरेक्टली हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही आते हैं। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात की जाए इंडिया की, कि इंडिया ने क्या एफर्ट की, तो इंडिया ने जैसे पाकिस्तान ने आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो आइन के अंदर स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा, यानी पहले 9 साल तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं, उसके बाद बना भी तो 2 बार चेंज हुआ, और जो है अभी हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है थर्ड टाइम बना और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ने जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं की। तो 26 नवंबर 1949 को जो है इंडियन जो पार्लियामेंट है उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले पास किया, और उसको जो है वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी कि अगले साल जो है वो इसको लागू कर दिया। तो इस तरह इंडिया का जो रिपब्लिक डे है वो रिपब्लिक डे 26 जनवरी होता है। तो अभी जो हाल ही में उन्होंने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे अपना सेलिब्रेट किया। तो इस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंडिया जो है वो फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। एक तो फेडरल बना यानी फेडरेशन, अब क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही फेडरल स्टेट्स हैं, इतने ज़्यादा उनके अंदर जो है वो और भी स्टेट शामिल थी। उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक बना और साथ में रिपब्लिक बना। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, जो कि पाकिस्तान को बनते बनते 9 साल लगे सारे प्रोसेस के अंदर। इंडिया जो है जी उसकी टोटल 28 स्टेट्स हैं, यानी कि जो रियासतें हैं या जिनको हम सूबे कह लें पाकिस्तान के अंदर, तो 28 सूबे हैं, और 8 जो हैं इनकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जो कि ये आज़ाद रियासतें, जैसे हमारे पास यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो रियासत है, हमारे आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर की, तो बिल्कुल वही स्टेटस इन रियासतों का यहाँ पर मौजूद है। गो कि कश्मीर भी इसमें शामिल है, जो कि जिसका स्टेटस अभी उन्होंने चेंज कर दिया यूनियन टेरिटरी से भी। तो यहाँ पर आपको इस मैप के अंदर जो है ये इंडियन मैप के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो कौन कौन सी इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ये 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, तो ये 8 जो है यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये जो है डायरेक्टली दिल्ली से जो है वो कंट्रोल हो रही हैं सारी की सारी। इवन दिल्ली खुद भी जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रही है इंडिया के अंदर।
अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स की कि भाई इसकी खुसूसियात क्या हैं, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस दिखाई नहीं देंगी। उसमें सबसे जो बड़ा रीज़न है अगर उसकी बात की जाए तो रीज़न क्या है कि दोनों ही ब्रिटिश राज का हिस्सा रहे। तो इसका मतलब दोनों, एक तो ब्रिटिश राज का हिस्सा रहे तो जो वो 200 साल तक ब्रिटिश राज चलता रहा, तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉलो होता रहा ऑब्वियसली, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो होता रहा, चेंजेस भी आती रही। तो इसका मतलब वो एक जो पीछे से एक स्ट्रक्चर बना हुआ आ रहा था इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसी को आगे से जो है वो फ्रेम किया गया और थोड़ा बहुत चेंज किया गया। जैसे पाकिस्तान ने उसको जो है वो इस्लामी रंग दे दिया और इंडिया ने उसे जो है वो सेकुलर रंग दे दिया, ठीक है। बाकी को ज़्यादा उसके अंदर हम कहीं कुछ चेंज आई तो ऐसा नहीं था। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है 395 इसके आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं और 8 जो हैं इसके शेड्यूल्स हैं। तो काफ़ी जो है वो लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है जी, वो वोट के थ्रू जो है वो इलेक्ट होके आएगा, ठीक है। और दूसरा जो है जी डेमोक्रेटिक जो है, डेमोक्रेटिक है यानी कि जमहूरी है। अब जमहूरी का मतलब क्या है कि वहाँ पे वोटिंग सिस्टम है और जो असम्बली पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट आवाम के वोटों से इलेक्ट होकर आती है। अब यहाँ पे ये समझिएगा जो रिपब्लिक है तो रिपब्लिक पाकिस्तान भी है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जो प्रेसिडेंट होगा और डायरेक्टली आवाम के वोट से होगा। यहाँ पे जो रिपब्लिक है तो जो प्रेसिडेंट है जिसका हम आगे जिक्र भी करेंगे तो वो इनडायरेक्ट वोट्स के थ्रू जो है वो इलेक्ट होकर आता है, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, लेकिन इलेक्ट होकर आता है, ठीक है। जैसे मुनार या बादशाह है वैसे हरगिज़ नहीं। फेडरल है, फेडरेशन है वहाँ पे, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स जो हैं, फंडामेंटल जो बुनियादी हुकूक हैं उन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो मौजूद हैं। इसी तरह से सेकुलर है, गो के अब जैसे कहा जाता है और बहुत ज़्यादा इंडिया के ऊपर तनकीद की जाती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो खुद को कहता है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी है और सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री हम जानते हैं कि ऐसा मुल्क है जहाँ पे जो मज़हब है वो आपका अपना पर्सनल जो है वो इशू है, घर के अंदर का मामला है, बाहर नहीं। यानी कि आप मज़हब जो है कोई स्टेट का डिक्लेयर नहीं है, कोई भी मज़हब जो है फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से या पिछले खास करके अभी तो 6 साल हो चुके हैं जब से नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत आई है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो इस्लाम है या जो मुसलमान है उनके ऊपर किस तरह से जो है वो जुल्म हो रहा है स्पेशली। और ख़ास करके अभी आप देख लें 1.5 साल हो चुका है कश्मीर के इशू को, तो वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक के, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो जिक्र किया हुआ है कि बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, लेकिन वो किसके लिए हैं? वो सिर्फ इंडियंस के लिए या खास करके बात की जाए तो हिंदुओं के लिए हैं फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी तनकीद भी मुझ पे की जाएगी, लेकिन हकीकत यही है कि आप खुद देख लें एक चीज़ को कि फंडामेंटल राइट्स अगर कश्मीरियों के होते तो वहाँ पे जो अभी 1.5 साल से जो है कर्फ्यू लगा हुआ है या अभी जो ख़त्म भी हुआ है, तो वहाँ पे जो कंडीशन बनी हुई है तो वहाँ पे उनके फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे हैं? उनको जो है वो मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, जो उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है, तो वो कहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं? तो ये एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। इवन जो इंडिया के अंदर जो मुसलमान है अगर उनकी बात की जाए तो आप देखिए उनके साथ क्या हो रहा है अगर गाय की कुर्बानी होती है इस तरह। तो कहने का मतलब ये है कि सेकुलर जो है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हैं। बाइकैमरल लेजिस्लेशन है यानी 2 ऐवानी जो है वो मुकन्ना है वहां पे, अपर हाउस और लोअर हाउस। पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट है वहाँ पे, और पार्शली रिग्ड है यानी ना बहुत ज़्यादा सख्त है ना बहुत ज़्यादा नरम है, क्योंकि अभी आप देख लें तो इनकी जो अमेंडमेंट है वो 2/3 प्रोसीजर के थ्रू जो है वो अमेंड होती है और 104 जो है अभी तक तरमीम हो चुकी हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 1950 में लागू किया गया। तो इसका मतलब तरमीम भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा नरम है कि आसानी से तब्दीली हो सके। अमेंडमेंट का प्रोसीजर यहाँ पे है। और लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है वहाँ पे, और वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के। प्रेसिडेंट है तो उसके नीचे जो है वो दोबारा से जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है जिसके पास पावर है। तो ये जो है कुछ जो हैं हमने देखा कि की फीचर्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें से हमने देखा कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मौजूद हैं। जैसे पाकिस्तान में भी ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जैसे कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट सुप्रीम आइन के अंदर ही एक्चुअली में, ओरिजिनल में तो हमें देखने को नहीं मिलती। जैसे इंडिया के अंदर भी आप देखें तो वहाँ पर बीजेपी जो है उसी का राज चलता है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लें पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कही जाती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी द प्रेसिडेंट की।
अब द प्रेसिडेंट की अगर बात करें सदर साहब की या उसके इख्तियारात की, तो जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सदर साहब जो हैं वो सिर्फ बराए नाम है, ठीक है। बराए नाम का मतलब क्या है कि उनके इख्तियारात भी हैं और वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो एक्चुअली में हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी वज़ीर आज़म साहब हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें वज़ीर आज़म ही जो है उन्हीं के पास ओरिजिनल पावर्स नज़र आएंगी। तो इंडिया के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हाल है। हेड ऑफ द स्टेट हैं जी इनके प्रेसिडेंट साहब, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो है इनके इलेक्शंस होते हैं, और इनकी जो टर्म है वो 5 साल है। और कोई भी शख्स जिसकी उम्र 35 साल है और भारतीय है, इंडियन है, तो वो जो है वो इसका अहल है, वो सदर बन सकता है इंडिया के अंदर, चाहे उसका कोई भी मज़हब हो। यहाँ पे आप ये लिस्ट देख लें जो इनके सदूर साहब की जो है वो इंडिया के अंदर रही। बात करते हैं जी पावर और फंक्शंस की, यानी सदर साहब जो हैं उनके इख्तियारात जो हैं, अगर उनकी बात की जाए कि इख्तियारात क्या हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर बात करें एग्जेक्टिव की, यानी कि सरबराही जो है वो क्या क्या उनके पास इंचार्ज है। तो देखिए अब सरबराह तो है ही हैं, क्योंकि मुल्क के हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो ऑब्वियसली जो है वो एग्जेक्टिव उनके पास अथॉरिटी मौजूद है। लेकिन ये जितनी भी एग्जेक्टिव अथॉरिटी मौजूद है ये सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट के साथ होगी, यानी प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के साथ होगी, अदरवाइज खुद से नहीं हो सकती, ठीक है। तो सबसे पहले कमांडर इन चीफ है, यानी कि जितनी भी फौज है उनकी, ठीक है, उसके जो कमांडर इन चीफ हैं या सुप्रीम जो कमांडर हैं वो कौन से हैं जी, वो सदर साहब हैं। अपॉइंटमेंट्स हैं, जितनी भी हाई लेवल की अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी की सारी जो है वो सदर के इख्तियार के अंदर हैं। जैसे कि डिप्लोमेट्स की जो सारी की सारी अपॉइंटमेंट होती हैं, जितने भी जो एम्बेसडर्स हैं दूसरे ममालिक के अंदर। इसी तरह से इमरजेंसी मुल्क को डिक्लेयर करना कि भाई इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी है या वॉर, जंग वगैरह का जो है वो अनाउंस करना, वो सदर के पास इख्तियार है। अप्रूवल्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लॉज बनते हैं, तो वो जो लॉज हैं उन लॉज को एट दी एंड जो है वो सिग्नेचर करना, उनको अप्रूव करना, वो सदर के पास है। ऑर्डिनेंसेस जो पास होते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस डायरेक्टली सदर साहब पास करते हैं, उसके बाद उसे असम्बली या पार्लियामेंट जो है वहाँ से पास करवाया जाता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा, नॉमिनेशंस हैं, इसी तरह से जो नॉमिनेशंस हैं यानी नॉमिनेट करेंगे जो भी नीचे ओहदे हैं या मजीद या किसी भी लेवल के ऊपर जो नॉमिनेशन है किसी भी ओहदे के लिए प्राइम मिनिस्टर की कंसर्न के साथ वो नॉमिनेशन भी सदर साहब करेंगे। इसी तरह जो सेशंस हैं वो अटेंड करेंगे, पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं उनको अटेंड करेंगे सदर साहब। लेजिस्लेटिव पावर्स की बात की जाए तो लेजिस्लेटिव के अंदर भी जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, ठीक है, सॉरी, जो अपॉइंटमेंट्स हैं सारी की सारी जो कैबिनेट के अंदर है वो भी सदर साहब करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म की कंसेंट के ऊपर। इसी तरह से जो माफ़ी है, यानी कि सदर के पास जो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो सबसे बड़ा इख्तियार है वो किसके पास है, सदर के पास है। वो किसी भी की भी सज़ा जो है वो माफ़ कर सकते हैं सिर्फ एक सिग्नेचर के ऊपर, तो वो इनके पास इख्तियार मौजूद है, जैसे पाकिस्तान के सदर के पास है। अच्छा, इसी तरह से किसी बात के ऊपर ओपिनियन अपना देना या शेयर करना जो है कि भाई जिसके ऊपर बिल बनाया जाए तो वो भी अपना राय इनकी शामिल होती है। अच्छा, किसी को रिमूव करना हो लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कंसर्न के साथ यहाँ पे उसको रिमूव भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल पावर्स जो हैं इनके पास मौजूद हैं, और असम्बली को डिसॉल्व करना जो है, यानी कि असम्बली को जो तहलील करना है वो भी इख्तियार इनके पास मौजूद है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की या वज़ीर आज़म साहब की कंसर्न के ऊपर उनकी मर्जी के साथ खुद से ये कोई भी चीज़ इनमें से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो इसका मतलब खुद जो हैं ये बाउंड हैं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वही एक्चुअली में पावरफुल हैं। तो असल में ये जो इख्तियारात हैं वो हैं तो प्राइम मिनिस्टर के ही, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो सारी की सारी प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो एक्चुअली में सुप्रीम है। ठीक है जी, अब जहां पे भी आपने एक बात याद रखनी है, जहां पे भी प्राइम मिनिस्टर यानी कि वजीर आजम जो है वो सुप्रीम होगा, इसका मतलब क्या है, वहां पे वजीर आजम सुप्रीम नहीं बल्कि वहां पे पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, क्योंकि वजीर आजम इट्सेल्फ कुछ भी नहीं, क्योंकि जो एक्चुअल पावर है जो वज़ीर आज़म के पास आती है वो कहाँ से आती है, वो पार्लियामेंट से आती है, क्योंकि वो खुद पार्लियामेंट का एक नुमाइंदा है, वो खुद एक हल्के से जीत के आया हुआ है, और वहाँ पे पार्लियामेंट में जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत वाली पार्टी है, उसी पार्टी का वज़ीर आज़म नुमाइंदा है। तो इसका मतलब क्या है, वो बाउंड है पार्लियामेंट से। तो जहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार होगा वहाँ पे एक्चुअल पावर पार्लियामेंट के पास ही होगी। आपने पाकिस्तान के अंदर भी सुना होगा, अक्सर कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ही जो है उसके पास तमाम के तमाम इख्तियारात है। एक्चुअल में ऐसा ही है, लेकिन जहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या ख़ास करके जो इस तरह की कंट्रीज़ है जहाँ पे अभी जो है वो डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो नहीं कर सकी, तो वहाँ पे जो है हम देखते हैं पार्लियामेंट के पास हमें ज़्यादा इख्तियारात नज़र नहीं आते। प्राइम मिनिस्टर जी हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, जैसे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट थे। डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और इनकी टर्म भी जो है वो 5 साल की है, और कोई भी जो है 25 साल जिसकी एज हो और इंडियन हो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है।
पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो अब देखिए जितने भी हमने देखे थे, जो भी सारे के सारे जो पावर्स थी और जो फंक्शंस थे सदर के, वो सारे के सारे एक्चुअली में सदर के फंक्शंस तो थे, लेकिन उसमें जो राय शामिल थी, जो मर्जी शामिल थी, वो शामिल थी वजीर आजम की, कि वजीर आजम की मर्जी होगी तो सदर साहब वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पे इख्तियारात तो सदर के, वजीर आजम के पास ही हैं, लेकिन एक्चुअली में नाम तो सदर का आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, और इनको अगर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है तो 6 माह के अंदर इनको मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, ठीक है। दोनों में से किसी के मेंबर भी, यानी कि अपर हाउस के या लोअर हाउस के किसी के भी मेंबर हो सकते हैं, अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर ने बनना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव की बात की जाए, इनके पास अथॉरिटी है तो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, या जिसको हम कहते हैं जी कैबिनेट, तो कैबिनेट के जो है वो इंचार्ज है, इसका मतलब कैबिनेट के इंचार्ज है तो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज की इंचार्ज है और पूरे के पूरे मुल्क की इंचार्ज है। चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट हैं, कि प्रेसिडेंट जो हैं सदर साहब, उनके जो एडवाइजर हैं वो जो भी काम करेंगे सदर साहब वो वज़ीर आज़म की मर्जी से या राय से करेंगे। अपॉइंटमेंट्स जितनी भी हैं सारी की सारी, वो सारी अपॉइंटमेंट्स इनके कंसेंट के साथ सदर साहब करेंगे, चाहे वो मिलिट्री चीफ्स की हैं, इलेक्शन कमीशन के हेड की हैं, अच्छा टॉप लेवल्स की जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं। इसके अलावा जो पॉलिसी मेकिंग है वो सारी की सारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। और प्रैक्टिस कौन कर रहा है जी? प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सदर कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर। लेजिस्लेटिव की जो पावर्स हैं, अब असेंबली के अंदर जितने भी बिल पास होते हैं, हम ये जानते हैं कि वो बिल जो है अक्सरियत में जो है हुकूमत की तरफ से जो है वो पेश किए जाते हैं, तो हुकूमत का इंचार्ज जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर पहले अपनी कैबिनेट में वो बिल पेश करेंगे और वहां से अप्रूव होगा, उसके बाद जो है वो असेंबली के अंदर जाएगा। लीडर ऑफ द हाउस हैं, क्योंकि जो अक्सरियत की पार्टी है उनके हेड हैं, तो इस वजह से लीडर ऑफ द हाउस भी हैं। इसके अलावा असेंबली को डिसॉल्व करना हो तो सदर साहब को कहेंगे और असेंबली भी जो है वो तहलील हो जाएगी। लेजिस्लेशन की जो पावर्स हैं उनके पास हैं, इनकी पार्टी के पास हैं, और फाइनेंशियल पावर्स जो हैं, जितना भी जो बिल है या बजट जो है वो सारे का सारा ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार के अंदर ही है। जो पॉलिसीज़ हैं जितनी भी, अब देखें इंडिया के अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ चल रही हैं वो सारी की सारी पॉलिसीज़ प्रेसिडेंट की बनाई हुई तो नहीं, वो सारी की सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की हैं या प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट की बनाई हुई हैं, तो क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। तो अब बीजेपी की जो अपनी फिलॉसफी है, खास करके जो अगर हम देखते हैं कश्मीर के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, तो उनमें उनका अपना रोल है, और खास करके जो नरेंद्र मोदी हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं इटसेल्फ, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जो हैं उनका अपना जो है वो सारे का सारा कंट्रोल है, तो वो जो है चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो ये लिस्ट है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स की इंडिया की, तो यह है इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट जो है इंडिया के अंदर वो क्या है। तो एक्चुअली मैं आपको जैसे कह चुका हूं कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, गो के प्राइम मिनिस्टर ही सारी की सारी पावर्स को यूज कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन एक्चुअली में पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के पास ही हैं लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, और टोटल जो मेंबर्स हैं वो 788 मेंबर्स हैं इनकी पार्लियामेंट के। काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको राज्यसभा कहा जाता है, या जिसको जो है वो पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं सेनेट कहा जाता है, ये काउंसिल ऑफ द स्टेट है राज्यसभा। और मेंबर्स इसके हैं जी 245, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जो है ये इलेक्ट होकर आते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर प्रोसेस है। और 233 स्टेट्स जो हैं और 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट यानी अनाउंस, तो जो 12 हैं वो सदर साहब अनाउंस करेंगे खुद, और 233 जो हैं वो स्टेट से इलेक्ट होके आएंगे इनडायरेक्ट पूरे कॉलेज के थ्रू, जैसे कि सेनेट का पूरा एक प्रोसीजर होता है। 1/3 जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे 2 साल के बाद, जैसे पाकिस्तान के अंदर प्रोसेस है बिल्कुल वैसे ही उसकी जगह नए मेंबर्स जो हैं उनकी जगह ले लेंगे। उनकी जो टर्म है पाकिस्तान के अंदर भी 6 साल है, वहां पे भी 6 साल है, और एज जो है वो 30 ईयर्स की है कम से कम। बात करते हैं जी हाउस ऑफ द पीपल की, जिसको कहा जाता है लोकसभा इंडिया के अंदर। तो लोकसभा का मतलब जहां पे जो है वो लोग आम इलेक्ट होकर आते हैं डायरेक्ट वोटर्स के थ्रू, और 543 जो है 543 जो है इनकी तादाद है, इनकी टर्म 5 साल है, और कम से कम एज जो है वो 25 साल एज है। तो ये तकरीबन वही चीज़ें हैं जो आपने देखा पाकिस्तान के अंदर भी हमें देखने को मिलती हैं, यही स्ट्रक्चर है तकरीबन। और 2 एंग्लो इंडियंस जो हैं इनकी पहले पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इनकी जगह मौजूद थी, लेकिन अब 2020 के अंदर जो है इन्होंने ये पाबंदी जो है लगा दी, तरमीम की, और ये 2 एंग्लो इंडियंस हैं अब ये इलेक्ट होके इस तरह से नहीं आते। पावर और फंक्शंस की बात की जाए पार्लियामेंट की, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो सबसे पहले लॉ मेकिंग जो है, यानी जितने भी बिल्स हैं वो कहाँ पेश किए जाएंगे जी? पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट उन्हें एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, और डिबेट जितनी भी हैं वो सारी की सारी पार्लियामेंट के अंदर होंगी। पार्लियामेंट के जो भी सेशंस होंगे उन सेशंस के अंदर डिबेट्स होंगी, उन डिबेट्स में हुकूमत के ऊपर तनकीद होगी, हुकूमत को सराहा जाएगा, वही सारा प्रोसेस जो यहाँ पे होता है। तो नॉर्मली तनकीद ही की जाती है,
और इसी तरह से इन डिबेट्स के अंदर हुकूमत ये बताएगी कि भाई वो जो है वो क्या क्या कर रही है और कौन कौन सा महकमा, क्योंकि हर महकमा जो है उसका जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर साहब जो हैं वो जवाबदेह हैं, तो वो जवाब देंगे। कमेटीज़ जो हैं वो सारी की सारी पार्लियामेंट बनाती है। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन पार्लियामेंट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना सकती है। किसी भी इदारे के ऊपर जो है वो अगर कोई शक है या कोई इदारे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती है तो उसके पास अथॉरिटी है। रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज़ है, जितनी भी जो है वो मुआहदे किए गए हैं दूसरे ममालिक के साथ, ठीक है, कोई भी मुआहदे हैं वो सारे के सारे एट दी एंड जो है पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे और पार्लियामेंट उनको जो है वो पास करेगी। और जितने भी मनी बिल्स हैं, बजट वगैरह या बाकी जो बिल्स हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट ही पास करेगी, तो पार्लियामेंट के पास ही जो है वो पावर है। बात करते हैं जी जुडिशरी की, और इंडियन जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट जो है वो इंडिया के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो हाईएस्ट कोर्ट है, इसी को एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। और एक चीफ जस्टिस और साथ में 33 जो हैं वो जजेस इनके शामिल हैं, तो ये 34 टोटल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहाँ पे मौजूद हैं। और हाईएस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के अंदर, और जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के, यानी वज़ीर आज़म साहब की एडवाइस के ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब इनकी जो है वो अपॉइंटमेंट करेंगे। और हाई कोर्ट्स हैं, और हाई कोर्ट की जो तादाद है वो है 25, और इसके अलावा नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे उसके बाद आ जाते हैं, फिर उसके बाद विलेज कोर्ट्स आते हैं, और विलेज कोर्ट्स के बाद फिर वहाँ पे पंचायत भी मौजूद है, क्योंकि बहुत बड़ा है इंडिया। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी जो बहुत दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे आपको पता है कि पंचायत का सिस्टम जो है वो मौजूद है। तो इसी तरह से इंडिया के अंदर भी जो है पंचायत का सिस्टम मौजूद है वहाँ पे। और जज को रिमूव अगर करना होगा तो 2/3 मेजॉरिटी जो है पार्लियामेंट की चाहिए किसी भी जज को उतारने के लिए उसकी जो है वो सीट से, तो यानी जज काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। फंक्शंस की बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फंक्शन कहीं पे भी क्या है जी, गार्डियन ऑफ द लॉ है, कि वो जो है वो आइन जो है उसके प्रोटेक्टर है, आइन की हिफाजत करनी है। कोई भी ऐसी शेख जो कि पार्लियामेंट पास कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सो मोटो लेके जो है वो अगर वो आइन से तसादुम है तो उसको चेंज करवा सकती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या इंटरप्रेट करेगी लॉ को, कि जो भी लॉज हैं या खास करके आइन जो मुल्क के हैं उनको जो है वो इंटरप्रेट करेगी। और इसी तरह से लॉज जो पार्लियामेंट करेगी तो उनके वॉच डॉग है, उनको देख रही है कैसे लॉज वो पास हो रहे हैं। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, किसी ने भी अगर अपील करनी होगी तो हाईएस्ट कोर्ट है। इसी तरह से केसेस ऑफ यूनियन और स्टेट के जो हैं, जो भी यानी कि जो फेडरेशन लेवल के जो केसेस हैं जो हुकूमत या स्टेट टू स्टेट के बीच में हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में अक्सर आपने देखा होगा पानी का जो मसला होता है जी, एक सूबा कहता है मुझे चाहिए, दूसरा मुझे, तीसरा मुझे, तो बिल्कुल ऐसे ही इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, या 18वीं तरमीम जैसे पाकिस्तान में बात की जाती है, तो अब ये सारे की सारी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं करेंगी, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी पॉलिटिकल पार्टीज की, कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सियासी जमातें हैं, वो कौन कौन सी हैं। वैसे तो इंडिया जो है वो इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है, दूसरा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से चाइना के बाद, तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। लेकिन जो 8 बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं, वो सिर्फ 8 ही हैं। और नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलाइंसेस मौजूद हैं। अलाइंसेस के साथ ही हुकूमत जो है वो नॉर्मली बनती है। और डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, हर एक आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट है। जैसे अब देखें बीजेपी की अगर बात करें तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है, अब जैसे देखिए वो हिंदुत्वता को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, कि जो हिंदुओं का रिवाइवल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या कहते हैं जी, हिंदुओं को हम आगे लेके जाएंगे, और कहा जाता है मुसलमानों को निकाल देंगे, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, या तो सारे मुसलमान हो जाएं या फिर जो है वो हिंदुस्तान छोड़ दे, सच कहा जाता है। तो उनकी जो यानी कि आइडियोलॉजी है वो किसके ऊपर बेस करती है? हिंदुत्वता के ऊपर या हिंदुइज्म को प्रमोट करने के ऊपर बेस करती है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी और LK एडवाणी ने जो है वो 1980 के अंदर इसकी बुनियाद रखी, बीजेपी की, जो इस टाइम पे रूलिंग पार्टी है इंडिया के अंदर। दूसरी है जी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, हम ये जानते हैं। ये हिंदुस्तान की जो है वो मुश्तरका सियासी जमात थी, जो कि सबसे पहली हिंदुस्तान की जमात बनी थी। और एक अंग्रेज़ मिस्टर A.O. ह्यूम ने जो है वो 1885 के अंदर इसकी बुनियाद रखी थी। तो इस टाइम पे जो है ये भी इंडिया के अंदर मौजूद है। कभी इसकी पावर आती है तो कभी बीजेपी की। और इसके बाद जो 3rd नंबर पे है जी, वो है जी बहुजन समाज पार्टी, BSP। और ये जो है जी किशी राम ने 1984 के अंदर इसकी बुनियाद रखी। और ये जो पार्टी है ये ख़ास करके जो शेड्यूल कास्ट है, जो निचले लेवल के जो हिंदू हैं, जो निचला तबका है, उसके लिए बनाई गई। तो क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम मौजूद है, और वहाँ पे जो लो लेवल के या शेड्यूल कास्ट जो होती हैं उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है, तो इसी वजह से इन्होंने उनके लिए जो है ये पार्टी बनाई, कि उनमें से इनका पर्पज़ था कि इन लोगों को भी खाना मिले, ठीक है। जिस तरह से इनके राइट्स हैं, बड़े लोगों के राइट्स हैं, ठीक है, ब्राह्मण के या कुश्तियों के, तो वैसे ही इनके राइट्स भी होने चाहिए।
ऑल इंडिया ट्रिमोल पार्टी है जी, और ये जो है ममता बनर्जी इसको रन कर रही हैं इस टाइम पर। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा इन दोनों एक्टिव भी हैं इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर। 1998 में इन्होंने इसकी बुनियाद रखी, और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्ट बंगाल के अंदर ज़्यादा है। ये वहाँ की जो है वो वज़ीर आला भी हैं। और इसके अलावा जी बात करते हैं नेशनल पीपल्स पार्टी है एनपीपी, और एनपी सगमा जो है 2013 के अंदर जो है इन्होंने इसकी बुनियाद रखी, और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो मेघालय के अंदर है। ये मेघालय भी जो है इनकी स्टेट है, तो वहाँ पे जो है इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। नेशनल कांग्रेस पार्टी है, एक है कांग्रेस पार्टी और एक है नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि 1999 के अंदर जो है वो शरद पवार ने बनाई थी। और इसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि डॉक्टर राजा जो है इन्होंने 1925 के अंदर, हिंदुस्तान जिस टाइम मुश्तरका हिंदुस्तान था तो उस टाइम पे जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के अंदर बनाई थी। दूसरी है जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मार्क्सिज्म के ऊपर बेस करती है, ठीक है। और ये पी सुंदरिया जो है इन्होंने 1964 के अंदर जो है इसकी बुनियाद रखी। तो ये नीचे आपको इनके लोगो भी नजर आ रहे हैं, जो 8 जो हैं वो सेंटर की पार्टीज हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर यहाँ पे लेक्चर एंड है। आप देख लें, अगर आप ओवरऑल इसको देखेंगे और जज करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है एक्चुअली में वो सारे का सारा जो है वो आपको 90% तक, 90 to 95% आपको उसमें सिमिलरिटी नजर आएगी पाकिस्तान जैसे ही, कि जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट है फेडरल है, वहाँ पे पार्लियामेंट फेडरल है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है, प्रेसिडेंट साहब बराए नाम है, वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जो है वो फेडरल की सेंटर की पार्टीज़ हैं वहाँ पे भी हैं, तो तकरीबन हमें सिमिलरिटी ही जो है वो देखने को वहाँ पे भी मिलेगी। तो ये हमारा इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम।